पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर एक लोगों में उसकी उत्सुकता हुई है। और जहाँ भारत के अंतिम छोर तक के व्यक्ति में भी नई शिक्षा नीति को लेकर के जिज्ञासा है और पूरे देश के राज्यों में उत्साह है। और विभिन्न राज्य में पारस्परिक होड़ लगी है कि हम पहले अपने यहाँ एनईपी को पूरी तरह लागू करेंगे। पूरी दुनिया के तमाम देश भी हमसे संपर्क साध रहे हैं। दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालय भी, चाहे कैम्ब्रिज हो और चाहे ऑक्सफोर्ड हो, जितने शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों से भी लगातार जो संदेश आ रहे हैं, जो बातचीत होती है, वो इस नई शिक्षा नीति 2020 को जो भारत में आई है उसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म मानते हैं। बड़े परिवर्तनों के साथ, बड़े आयामों के साथ, बड़े सुधारों के साथ ये शिक्षा नीति आई है। और जो आपने अभी कहा है कि ये नीति हमने अब लागू कर दी है और इसका जो रास्ता होगा क्या होगा, आपको तो मालूम है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के ये करते हैं। मैं विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से लगातार हमारा संवाद है। हमारी जो टीम है शिक्षा विभागों से, प्रदेशों के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, शिक्षा के जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, और चाहे वो SCERT है, चाहे NCERT और SCERT के साथ पारस्परिक संबंध कैसे हो सकता है, और ये राज्य अपने अपने राज्यों में टास्क फोर्स कैसे गठित कर सकते हैं, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और वो टास्क फोर्स विभिन्न विषयों में भी होंगे, प्रदेश में भी होंगे और जिलों तक भी होंगे। जहाँ प्रदेश स्तर पर होगा, मंडल पे होगा, जिले पे होगा, वो नीचे ब्लॉक स्तर तक भी वो जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार देश के सभी राज्य इसमें सक्रिय तरीके से भाग ले रहे हैं। मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों के साथ लगातार न केवल संवाद कर रहा हूं, बल्कि उनसे परामर्श भी चल रहा है। और वो जिस तरीके से उन्होंने अपने टास्क फोर्स गठित करके और काम शुरू कर दिया, मुझे बहुत खुशी है कि पूरा देश मिलकर के इस जो बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर के जो एक अभियान आया है उसमें जुटे हुए हैं। मैं यदि ये कहूँ कि उच्च शिक्षा में जो 16 व्यापक विषयों में जिसको कार्य योजना को हमने बांटा था, और विभिन्न जो 16 जो व्यापक विषय हैं उनमें विशेषज्ञों के साथ लगातार विचार विमर्श और सब टीम उनकी थीम किस तरीके से ये किया जा सकता है। और उसमें 89 कार्य बिंदुओं और 181 गतिविधियों को हमने चिन्हित किया है कि जो 90 कार्य बिंदु हैं जिस पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को काम करना है। और जो गतिविधियां हैं वो उच्च शिक्षा में 181 गतिविधियां हैं, जिन गतिविधियों के माध्यम से हम उसको क्रियान्वित कर सकेंगे। ऐसे ही स्कूली शिक्षा में भी हमने 297 कार्यों की सूची बनाई है, जिस पे राज्यों को क्या करना है, केंद्र को क्या करना है, और राज्यों को जो 297 जो वो कार्य करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, वो उसका सिस्टम क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा। उस दिशा में भी लगातार गाइडलाइन भी जारी हो रही हैं, विचार विमर्श भी है, और राज्यों ने ये काम करना शुरू भी कर दिया। मुझे भरोसा है कि वर्ष 1921 और 22 और 23 तक के लिए जो कार्य योजना हमने तैयार करके और राज्यों में जिसको भेजा जा रहा है, जो परामर्श हो रहा है, निश्चित रूप में पहले चरण में हम बहुत तेज़ी से इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। और इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसमें लगातार संवाद कर रहे हैं। देखिए, इस नीति के तात्कालिक भी है और दीर्घकालिक भी है। यदि देखेंगे तो तात्कालिक में हम कोई बच्चा शिक्षा से न छूटे, उसको अंतिम छोर तक जाने का, ये हमारी तात्कालिकता ही है कि कैसे करके हम उस बच्चों को जोड़ सकते हैं। और उस तात्कालिकता में बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या उसमें समग्र शिक्षा के तहत क्या किस तरीके से स्कूली शिक्षा में उसको जोड़ें, उच्च शिक्षा में किस तरीके से उसको रेगुलर जोड़ करके रखें। और जहाँ हमारी ये बच्चे को अंतिम छोर के भी बच्चे को
शिक्षा देने का है और 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 को एक सिस्टम में देना है। वहीं जो तात्कालिक हम इस समय अगले वर्ष से ही हम कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। शैक्षणिक गतिविधियां भी, वोकेशनल भी और सांस्कृतिक, शारीरिक विभिन्न गतिविधियां, ये तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे और जो वोकेशनल एजुकेशन होंगे वो इंटर्नशिप के साथ करेंगे। अब हमारे देश में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक लघु उद्योग हैं। अब उन लघु उद्योगों के साथ गांव, क्षेत्र, ब्लॉक, जिला, एक किसके साथ कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं ताकि इंटर्नशिप वो करें और वो शुरू से ही उसके पास एक ऐसा कौशल विकसित होता चला जाए ताकि स्कूली शिक्षा से जब वो बाहर निकले तो किसी के पैरों पर खड़ा न हो करके स्वयं वो खड़ा हो सके और उसमें इतना आत्मभरोसा हो कि वो अपना स्किल के माध्यम से अपने भविष्य को संवार सके। तो जहाँ ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूली शिक्षा से हम शुरू कर रहे हैं उसको भी हम तत्काल शुरू कर लेंगे और इसके साथ साथ जो उसके मूल्यांकन का तरीका है वो भी हम शुरू कर देंगे। स्वयं का भी मूल्यांकन करेगा, विभाग भी करेगा, अध्यापक भी करेगा, उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। बिल्कुल पारदर्शी 360 डिग्री होलिस्टिक को जिस दिन उसका मूल्यांकन होना शुरू हो जाएगा और उसको रिजल्ट कार्ड की जगह प्रोग्रेस कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जैसे बहुविषयक चीज़ें हैं जो किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को करना, जैसे दीर्घकालिक हमारा उच्च शिक्षा में 50% तक हम GER को ले जाएंगे। तो अभी हमारा बहुत कम है, उसको यदि हम 2035 तक यदि 50% ले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 2035 तक हम इस देश में 3.5 करोड़ से भी अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है। तमाम देशों की तो, कई देशों की तो जनसंख्या कुल 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे दीर्घकालिक, जैसे हमने ये कह दिया कि जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, आने के बाद जब चाहे वो अपना काम शुरू कर सकता है, जब चाहे जा सकता है तो वो निराश नहीं जाएगा। यदि 1 वर्ष में जा रहा है छोड़ करके तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 वर्ष में जा रहा है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 वर्ष में जा रहा है तो डिग्री मिल जाएगी, वो कभी निराश नहीं होगा। और दूसरी बात कि यदि वो बीच में ही उसको लगता है परिस्थिति वश उसने 2 साल में छोड़ा था लेकिन 4 साल की उसका डिग्री कोर्स था और उसको फिर अपना भविष्य संवारना है, तो फिर भी उसको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आए हो जहाँ उसने छोड़ा था वहीं से वो शुरू कर सकता है, क्योंकि हम क्रेडिट बैंक, एकेडमिक क्रेडिट बैंक को स्थापित कर रहे हैं। उसका सारा का सारा जो भी उसकी निधि है, वो मूल्य है, उसके जो अंक हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है वो वहाँ पर खड़ी होगी, वहाँ पर उस बैंक में उसकी चाबी उसके हाथ में होगी, जब चाहे खोले और वहाँ से वो आगे दौड़ सकता है, उसको पूरा मैदान खाली मिलेगा। ये इसकी बहुत खूबसूरती है। और आगे जा कर के जो दीर्घकालिक उसमें हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसमें अभी 50,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है, इस देश में शोध और अनुसंधान की संस्कृति को खड़ा करना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान, अनुसंधान की ज़रूरत है। ये चाहे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत के लिए हो, तकनीकी की ज़रूरत है और शोध और अनुसंधान की ज़रूरत है। और उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो अनुसंधान के लिए, जिसको इस बजट में निर्मला जी ने 50,000 करोड़ की घोषणा की है, तो वो बहुत बड़ा कदम है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि समय समय पर इसकी नीति के कार्यान्वयन कैसे हो सकते हैं, इसका जो टारगेट रखेंगे, हमें समयबद्ध तरीके से इसके लक्ष्यों को कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी के जैसे उनका 75 के लिए जो विज़न है और 75 वर्ष जब देश की आज़ादी को होंगे तो उस समय तक के लिए क्या क्या और हमको उस सीमा तक जाना है, हमने बाकायदा उसका प्लान बनाया है। चाहे वो 4 वर्ष की बीएड की डिग्री हो, बीकॉम, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड, ये शुरू से ही 12वीं की बाद ही जिसको
अध्यापक बनना है वो अपनी उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, उसकी दिशा में भी हमारा काम शुरू हो गया। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो एनसीएफ का काम भारत सरकार में होगा, राज्यों में वो राज्य अपना पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करेंगे और उनके जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र हैं उनके जो एससीईआरटी हैं वो भी उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारी कुछ तात्कालिक हैं और कुछ दीर्घकालिक हैं। तो तात्कालिक और दीर्घकालिक पर हम बहुत तेज़ी से काम करना हमने शुरू कर दिया है और पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक ही है कि जब हम इतनी बड़ी नीति को हम लेकर के आ रहे हैं, उसके क्रियान्वयन में निश्चित रूप में उसमें पैसा भी लगेगा। और जैसे आपको पता है कि अभी बताया मैंने कि नेशनल सर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ऐसे विभिन्न मदों में स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, वो विभिन्न क्षेत्रों में बजट का आवंटन और फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करेंगे। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बजट में भी तमाम प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं और राज्य भी उसी तरीके के प्रावधान अपने शैक्षणिक क्षेत्र में रखेंगे, तो निश्चित रूप में बहुत तेज़ी से ये काम हमारा शुरू होगा। लेकिन भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के पोषण की दृष्टि से, क्रियान्वयन की दृष्टि से निश्चित रूप में अपना हमको मदद किया है और सहयोग दिया है। चाहे वो रिक्तियों को भरने का हो, शिक्षक प्रशिक्षण का हो, स्थानीय आधार पर क्या किया जा सकता है, बच्चा सुलभ, समान और गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए जो व्यवस्था है निश्चित रूप में इसमें आवंटन हो रहा है, हो गया है और भविष्य में जब जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक भारत सरकार से वित्त मंत्रालय से हम अनुरोध करेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि वास्तविकता और धरातल की चुनौतियाँ में अंतर तो है। जब आमूलचूल परिवर्तन के लिए हम लाए हैं, आमूलचूल परिवर्तन कहा है, 10+2 को हमने बिल्कुल हटा दिया, 5+3+3+4 लाए हैं। तो स्वाभाविक है और 5 को भी हम 3+2 में किया है। आंगनबाड़ी से 3 वर्ष के बच्चे के साथ उसकी भाषा में, उसी की बोली में, उसी के खेल खिलौनों के साथ हम भी दौड़ेंगे। उसके अंदर का जो प्रतिभा है उसको बाहर निखार करके लाएंगे, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, दौड़ना चाहता है। जैसे कि वैज्ञानिकों का मत है और विशेषज्ञों का मत रहा है और यूनेस्को ने लगातार इस बात को आग्रह करती रही है यूनेस्को की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही हो। और वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे में मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है, जो उस समय उसकी आधारशिला बनती है वही दूर तक जाती है। हम उस अवसर को भी पकड़ना चाहते हैं। तो ये आमूलचूल परिवर्तन, इसमें वक्त भी लगेगा लेकिन हम पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हमने कहा भारत केंद्रित होगा, ये ज़मीन पर खड़ी होकर के जो हमारी नई शिक्षा नीति है वहाँ जहाँ संस्कारों से लेकर के, मातृभाषा से लेकर के, अपने परंपराओं से लेकर के, अपने जीवन मूल्यों को साथ में रख कर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार के शीर्ष पर पहुँचेंगे दुनिया के। तो ये है हमारा रास्ता और इसलिए स्वाभाविक ही है कि जो धरातल पर आने में वक्त भी लगेगा और उसके लिए संकल्प लेकर के संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस विज़न को, किसी भी विज़न को, केवल नई शिक्षा नीति नहीं, आप किसी भी अच्छी नीति को लागू करने के लिए वो समय भी मांगता है, प्रतिभा भी मांगता है, संकल्प भी मांगता है और समर्पण भी मांगता है। मुझे भरोसा है कि ये संकल्प, समर्पण और राज्य और केंद्र के मिलकर के जो ये नीति हम लागू कर रहे हैं, उन दोनों के सहयोग से भारत में एक आमूलचूल बदलाव आएगा और ये शिक्षा नीति भारत को वही फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में मार्ग सशक्त तरीके से प्रशस्त करेगा। देखिए, ये बात सही है कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट आया और लोग घरों में कैद हो गए, बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे समय में ऐसा संकट आना और इतना बड़ा संकट आना कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट हो जाए, पूरी दुनिया ठहर गई थी,
आप सबको मालूम है कि किस तरीके से दुनिया में अभी भी त्राही मची हुई है। हिंदुस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति और करिश्माई व्यक्तित्व ने पूरे देश को ऐसे विषम परिस्थितियों में भी न केवल खड़ा किया, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के रूप में ऐसी एक नई दिशा दी जो आज पूरी दुनिया में उदाहरण देने के लायक हो गया है। और इतना ही नहीं, वो उदाहरण ही नहीं दे रही है दुनिया इस आत्मनिर्भर भारत का, इन परिस्थितियों का। 2 वैक्सीन आखिर हमारे देश में एक नहीं 2 आई हैं। और आज हिंदुस्तान जैसा देश जो 130-135 करोड़ लोगों का देश है, और उसमें भी शिक्षा व्यवस्था जैसे, जिसमें 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं और 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। और यदि मैं छात्रों की जनसंख्या बताऊं तो अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएँ 33 करोड़ छात्र छात्राएँ, यदि उनके माता पिता को भी आपको लगाएंगे तो 100 करोड़ को पार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन 100 करोड़ लोगों से नित्य संवाद करना, उनके साथ निरंतर बने रहना, अध्यापक, अभिभावक और छात्र, और उसमें भी ऐसी परिस्थिति में जो जिस तरीके से वातावरण बना उसको ऑनलाइन पर लाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और हमने इस चुनौती का मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व का एक उदाहरण बन गया, जिसने शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो उसकी दिशा थी, उसको और मजबूत किया। हमने छात्र का वर्ष जाने नहीं दिया, खराब नहीं होने दिया, समय पर परीक्षाएं की, हमें समय पर रिजल्ट दिया, और समय पर जेईई की परीक्षाएं हों, चाहे नीट की हों, चाहे फाइनल परीक्षाएं हों, सब का परीक्षाओं को भी समय पर किया। और इसके लिए निश्चित रूप में हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने बहुत सशक्त हमको किया। हमारा स्वयं प्रभा, हमारी ई पाठशाला, हमारे दीक्षा, ये ऐसे प्लेटफॉर्म थे हमारे लिए। और हमारे अध्यापकों ने जैसे रात दिन करके उन प्लेटफॉर्म पर दौड़ाए अपने विषयों को, अपने लेक्चर्स को, अपने विषय को, विशेषज्ञों ने जिस तरीके से रात दिन किया, हमने पाटा उसको बहुत तेज़ी से। शायद दुनिया का ये पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जिस तेज़ी के साथ हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया छात्र और छात्राओं को, उनको अवसाद में जाने से बचाया। तो जो आपने चर्चा की है कि आईसीटी का उपयोग करने की जो बात है, निश्चित रूप में हम आईसीटी का व्यापक उपयोग कर रहे हैं, करेंगे, हर मुकाबले से का सामना करेंगे। इसलिए हमारी समग्र शिक्षा में भी हमने इस विषय को रखा है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हम भारत की सभी भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद भी करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी मातृभाषा में इंजीनियर और डॉक्टर भी बनेगा, तो उन भाषाओं को, जो भारत की 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, असमिया, ये सब जो 22 की 22 भारतीय भाषाएं, इनको हम सशक्त करेंगे और अनुवाद करेंगे एक दूसरी भाषा के साथ। ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों को लेकर के उसको अनुवाद होगा, ताकि कोई भी बच्चा अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सके। और मुझे इस बात के लिए खुशी है कि 2020 और 21 के लिए लगभग 850 करोड़ की धनराशि इसी आईसीटी के लिए हम लोगों को मिली है। हम इसको और विकसित करेंगे और तेज़ी से दौड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो शंका करने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी यहाँ की नई शिक्षा नीति को ठीक से पढ़ा नहीं है। यदि वो पढ़ेंगे तो उनकी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। और उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो ज़रूर पढ़ें। आपने देखा है कि हमने बहुत नई शिक्षा नीति में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि शिक्षा का व्यावसायिकीकरण नहीं होगा, लेकिन हमने शिक्षा को और व्याप देने के लिए हमने अभी जैसे IIIT में PPP मोड में किया। राज्य सरकार 35% अंशदान, केंद्र 50%, और जो निजी उद्योग के क्षेत्र के लोग हैं वो 15%,
वो जो उद्योग हैं वो तैयार करेंगे, पाठ्यक्रम हमारे आईआईटीज़ को देंगे, आईआईटीज़ और उद्योग दोनों मिल करके एक नया मॉडल पैदा करेंगे। तो हम लोग पीपीपी मोड में भी ये कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तमाम उदाहरण है, सशक्त उदाहरण है। ऐसे ही जो शिक्षा का है वो शिक्षा को राज्यों में भी हमने जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर को किया है, ऐसे ही राज्यों में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण बनाया है। तो क्या है, हम लोग उच्च शिक्षा हो चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, ये राज्यों के स्तर पर अपनी अपनी टीमें होंगी। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर नई शिक्षा नीति ने कहा है कि यदि कोई प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो उपार्जित जो उसका धन अर्जित होता है, वो जो धन है वो शिक्षा के ही क्षेत्र में लगेगा। अभी तो वो क्या है, उसी संस्था पर लगाता था, लेकिन वो बगल में जा कर के मेडिकल कॉलेज भी खोल सकता है, वो स्कूल भी खोल सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो निवेश होगा, वहाँ से निवेश हटेगा नहीं। तो ये इससे क्या है, बहुत व्यापकता होगी और स्तर भी बढ़ेगा और 130, 33, 35 करोड़ लोगों का जो देश है ये निश्चित रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जो ये शिक्षा का जो हम भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, हम मिल करके करेंगे। अब पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा और सभी संस्थाएं एक दूसरे की पारस्परिक मिल करके, राज्य और केंद्र दोनों जुट करके एक मिशन मोड में इसको लेंगे, तो निश्चित रूप में हमारा देश ज्ञान के महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। और यही इस नई शिक्षा नीति का जो मूल तंत्र है। और इसलिए हमने कहा है कि ये भारत केंद्रित है, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है तो इंटरैक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है तो इनोवेटिव भी है, और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। बहुत खूबसूरत है ये नई शिक्षा नीति, जो पूरे विश्व में अपनी सुगंध को बिखेरेगी और निश्चित रूप में जहाँ एक अच्छा नागरिक तैयार करेगी, एक अच्छा मनुष्य तैयार करेगी, वहाँ भारत की शिक्षा नीति विश्व के लिए एक महामानव भी तैयार करेगी।